हेलो गाइस, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप अपन ने पहले के जो वीडियो के अंदर जो है गाइस अपन ने टॉपिक कवर जो किया था वो था प्रजम्पशन ऑफ सेल। और मैंने प्रजम्पशंस के बारे में बताया था, बेसिक आइडिया दिया था कि कितनी प्रकार की प्रजम्पशंस एविडेंस एक्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो मैंने आपको शेल प्रजम्पशन का आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मे की जो प्रजम्पशन है, जिसको प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो इंडियन एविडेंस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है ये इसको मैं प्रज्यूम कहते हैं। इस इनकी प्रजम्पशन को मानना, इनकी धारणा को कोर्ट जो है किन किन सेक्शंस के अंदर मानती है। और ये जो मे प्रज्यूम जो होता है गाइस, जहां कहीं भी मे प्रज्यूम किसी सेक्शन के अंदर आपको पाया जाए तो आपको ये मानना कि वहां पे जो जज साहब हैं उनका अधिकार है कि वो उस प्रजम्पशन को माने या नहीं माने। वो मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो भी उनके लिए ठीक है, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है जज साहब के पास है कि वो उस प्रजम्पशंस को माने कि नहीं माने। अब गाइस, जो सेक्शन 114 जो है एविडेंस एक्ट का, वो प्रजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं। उन इलिस्ट्रेशंस को अब जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स जो होती हैं, इन ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर या नेचुरल इवेंट्स के ऊपर या प्राइवेट या पब्लिक जो कंडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इनका जो बेस जो होता है प्रजम्पशन का, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, नेचुरल इवेंट्स होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट जो एक्ट्स होते हैं वो जो है इनकी प्रजम्पशंस का बेस होते हैं। ठीक है गाइज, अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है 86 से 88 और 90 और 90 ए जो है वो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट की हैं। इसके अलावा 113 जो है सेक्शन ए, वो भी जो है मे प्रजम्पशन के बारे में बात करता है। ठीक है गाइज, अब जो है अपन ये सारे सेक्शंस के मैंने नाम लिखे हैं, ये इनके टाइटल हैं जो कि आपके बेयर एक्ट की इंडेक्स है। अब अपन जो है इस टॉपिक को सेक्शन वाइज जो है अपन कवर करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो सेक्शन 86 है वो 86 जो है वो कहता है किस प्रकार की जो प्रजम्पशन है उनके बारे में। ये प्रजम्पशन है सर्टिफाइड कॉपीज जो होती है किसकी, फॉरेन जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर गाइस जजमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जो जुडिशियल न्यायपालिका का जो रिकॉर्ड है फॉरेन कंट्री का, विदेश के किसी न्यायालय का कोई रिकॉर्ड है, उसके अगर उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी जो है वो अगर न्यायालय के अंदर आती है तो उस सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर न्यायालय की क्या प्रजम्पशन रहेगी वो इस सेक्शन के अंदर बताई हुई है। तो आपको मैंने बताया था 79 के अंदर जो है इंडिया के जो कोर्ट्स हैं अगर उनकी जो सर्टिफाइड कॉपी आती है तो वो 79 के अंदर गाइज जो है या फिर जो 80 जो सेक्शन है उसके अंदर वहां पे प्रजम्पशन ऑफ शेल लगती है। और वहीं जब किसी विदेश के किसी न्यायालय की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी अगर इंडिया के कोर्ट के अंदर आती है तो वो जो है प्रजम्पशन मे की प्रजम्पशन होती है। और न्यायालय जो है वो ये मानते हैं कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है वो जेन्युइन है या करेक्ट है। ठीक है, या जिस व्यक्ति ने वो सर्टिफाइड कॉपी इशू करी है वो उसी प्रकार, जैसे मैंने आपको 79 के अंदर समझाया था कि वो उसका कैरेक्टर, उसका टाइटल, सील और साइन जो है वो भी जेन्युइन माने जाएंगे, जो कि 79 के अंदर थे। वो ही जो चीज है वो अब आपके इस 86 के सेक्शन के अंदर है। बस फर्क इतना है कि वहां पे इंडिया का कोर्ट था और यहाँ पे जो है फॉरेन, कोई विदेशी न्यायालय है, फॉरेन कोर्ट है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको इसके सेक्शन आपको मैं पढ़ के बताता हूं। ठीक है गाइज, ये कहता है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड। तो जुडिशियल रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी हो सकता है गाइस, जो कि उस केस से रिलेटेड जो भी कोई ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, वो जो रिकॉर्ड है वो जुडिशियल होना चाहिए। और वो जो कॉपी है गाइस वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। जब मैंने 79 जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि देखो इस प्रकार से सर्टिफाइड होती है, उसमें साइन सील भी दिखाए थे। तो आप वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया मतलब आउटसाइड इंडिया है वो, तभी फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या मानेगी गाइस, उस जो कॉपी को है वो जेन्युइन मानेगी कि वो सही है, असली है एंड एक्यूरेट है।
ठीक है, ये सब चीजें 79 के अंदर थी, अब वही सारी चीजें इस 86 के अंदर हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो सेक्शन है ये फॉरेन कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, और जो 79 का जो सेक्शन था, 80 का जो सेक्शन था, वो इंडियन कोर्ट्स के अंदर अप्लाई होता है, इंडियन कोर्ट्स के बारे में वो अप्लाई होता है। ठीक है, इफ द डॉक्यूमेंट पर्पस टू बी सर्टिफाइड in any manner which is certified by any representative of central government in or for such country to be the manner commonly used in that country for the certification of copies of judicial record। तो गाइज ये जो फॉरेन कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको सर्टिफाइड करेगा कौन गाइज? उसको करेंगे सर्टिफाइड इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं। वो क्या इंडिया के कौन से ऑफिसर? वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं, या फिर फॉर सच कंट्री टू बी द मैनर, या उस कंट्री के अंदर, जैसे आप देखोगे कि ये जो एम्बेसीज जो होती हैं जो कि फॉरेन के अंदर, वहां पे जो IFS जो होते हैं वो लोग होते हैं वहां के अंदर, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं उनके द्वारा वो कॉपी जो है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए? वो सर्टिफिकेशन का जो मैनर है वो होना चाहिए कि जो उस कंट्री के अंदर जिस प्रकार से सर्टिफाइड की जाती है उसी प्रकार से उस कॉपी को वो जो इंडियन ऑफिसर है वो सर्टिफाइड करेगा। ठीक है गाइज, ये सेक्शन आपको क्या कह रहा है कि सर्टिफिकेशन उस प्रकार से होगा जिस प्रकार जो प्रोसीजर उस कंट्री के अंदर चलता है उस प्रोसीजर से वो कॉपी सर्टिफाइड इंडियन ऑफिसर करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है। ठीक है गाइज, एन ऑफिसर हु विथ रेस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी और प्लेस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया Her Majesty Dominions is a political agent, therefore, as defined in Section 3, Clause 43 of the General Clauses Act, shall, for the purpose of this section, be deemed to be representative of central government and for the country comprising that territory। तो guys, ये जो प्रोवाइजो है ये किसके बारे में बता रहा है? ये कह रहा है कि उसकी डेफिनेशन दे रहा है कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये कौन होंगे। तो ये डेफिनेशन गाइज आपको कहाँ मिलेगी? ये जनरल क्लोजेज एक्ट जो है 1897 का, उसके सेक्शन 3 के सब क्लोज 43 के अंदर जो है ये सब डिफाइन है। और ये जो सब है इस सेक्शन के लिए क्या मान लिए जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो ऑफिसर सेक्शन 3 जो जनरल क्लोजेज एक्ट का है उसके अंदर हैं वो सारे इस सेक्शन के लिए क्या मान लिए जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि गाइज यहाँ पे बताया हुआ है ना कि ये जो सर्टिफाइड जो है वो कौन करेंगे? तो वो करेंगे कौन गाइज? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। और वो एम्प्लॉय कौन कौन से हैं उनके बारे में ये प्रोवाइजो बात कर रहा है और बता रहा है कि जो सेक्शन 3 के अंदर जनरल क्लोजेज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो इस सेक्शन के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है रिप्रेजेंटेटिव मान लिए जाएंगे। ठीक है गाइज, अब आपको मैं इस सेक्शन को थोड़ा समराइज कर देता हूं। ये सेक्शन जो है फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड के बारे में है। इसके ऊपर प्रजम्पशन ऑफ मे लगती है। 79 78 है वहां पे जो है वो इंडियन कोर्ट के लिए है। यहाँ पे जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो उसके ऊपर प्रजम्पशन है। वो सर्टिफाइड कॉपी जो है उसका मैनर वैसा होना चाहिए जैसा कि उस कंट्री का है। वो किसके द्वारा सर्टिफाइड होगी? वो सर्टिफाइड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसके द्वारा होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कौन है उसके बारे में जनरल क्लोजेज एक्ट का सेक्शन 3 बात करता है। सेक्शन 3 के क्लोज कौन सा था गाइज? वो 43 जो क्लोज था उसके अंदर जो डेफिनेशन दी रखी है वो ही डेफिनेशन जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की यहाँ पे मान ली जाएगी। और इस सेक्शन के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे। और जो प्रजम्पशन क्या है गाइज? वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो जेन्युइन है और वो सर्टिफाइड कॉपी करेक्ट है। तो ये जो जेन्युइन और करेक्ट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सेक्शन के अंदर जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको कोर्ट क्या मानेगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको जेन्युइन और करेक्ट मानेंगे। ठीक है गाइस, तो अब अगले सेक्शन पे चलते हैं अपन कि सेक्शन 87 कहता है प्रजम्पशन एज टू द बुक्स मैप एंड द चार्ट्स। तो गाइज आपको पता है मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई मैप है जो एक बाजार में बिक रहा है और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑथराइज्ड मैप है, जो कोर्ट की जो प्रजम्पशन है वो क्यों अलग है? जो बाजार में जो मैप मिल रहा है उसके ऊपर गाइज जो कोर्ट की जो प्रजम्पशन होगी वो मे की होगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड जो मैप है उसके ऊपर प्रजम्पशन ऑफ सेल होगी। तो अब जो बाजार में जो मैप मिल रहा है उसको कोर्ट क्यों मे मानेगी? क्योंकि सेक्शन
87 के अंदर बताया हुआ है। इसके अंदर गाइस कोई भी बुक हो गई, मैप हो गई या कुछ चार्ट्स हो गए, अगर कोर्ट को रेफर करना पड़ रहा है तो कोर्ट उनके ऊपर मे की प्रजम्पशन करेगी और ये मानेगी कि जिस मैप के अंदर बताया हुआ है कि ये किसके द्वारा, उसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, तो कोर्ट वही मान लेगी कि हाँ ये इसके द्वारा ही लिखा गया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं देता हूँ। ये एक भगवत गीता की मैंने फोटो रखी है गाइस। तो आपको पता है कि राम मंदिर का केस चला तो बहुत सारे जो धार्मिक जो ग्रंथ थे, इंडियन जो हिंदू समाज, हिंदूज के जो उपनिषद थे और थे, बहुत सारे साइट किए गए थे। और कई बार जो है गाइज आप देखोगे कि जजमेंट्स जो हैं उनके अंदर किसी भी धार्मिक बुक की कोई रेफरेंस रहती है, कोई लाइन रहती है, अपन जो जज साहब जो डिसीजन देते हैं उनके अंदर वो बेस जो है वो भी ये रिलीजियस बुक्स के ऊपर से उनका रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो जज साहब जो हैं वो रेफर करते हैं। तो जब कभी भी जज जो हैं ऐसी बुक्स को रेफर करेंगे जो कि पब्लिक के अंदर अवेलेबल है, जो पब्लिक की है या जो सरकारी नहीं है, तो उस बुक्स के ऊपर जो प्रजम्पशन है वो प्रजम्पशन गाइस मे की प्रजम्पशन होगी। ये मेरी बुक ये गीता को दिखाने का मतलब यही था कि अगर भगवत गीता को जो है कोर्ट रेफर करेंगे तो इसकी जो बात जो कही गई है भगवत गीता में, उस बात को मानना जज साहब की मर्जी है। वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। ये उनके 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 पास पावर है कि वो उस बात को माने या नहीं माने। तो अब इस सेक्शन के ऊपर अपन चलते हैं गाइस। इसको थोड़ा अपन जो डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है वो मैं अब आपको समझाता हूं कि यहाँ पे जो है उनके कोर्ट क्या मानेगी। ठीक है गाइस, अब ये देखिए, द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट में रेफर, यानी राम मंदिर के वर्डिक्ट के अंदर किसी कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट ने किसी बुक को रेफर करा तो क्या हुआ, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक, वो कोई भी पब्लिक इशू होना चाहिए, जिस किसी पब्लिक इशू के ऊपर कोर्ट ने किसी बुक को रेफर करा है, या फिर और जनरल इंटरेस्ट, जो किसी पब्लिक के जनरल इंटरेस्ट का कोई मैटर है उसके ऊपर, या पब्लिक मैटर हो या जनरल मैटर हो। ठीक है, एंड देट एनी पब्लिश्ड मैप, अगर किसी मैप को भी रेफर कर रहे हैं, किसी चार्ट को भी रेफर कर रहे हैं, तो क्या द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रिलेवेंट, तो उसके जो एक्ट के जो बुक्स के जो कंटेंट हैं वो अगर एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंट हैं, तो गाइज आपको पता है रिलेवेंसी का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 5 से लगा करके पूरा ये जो है 55 तक का जो एरिया है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, जिसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वो एविडेंस एक्ट के अंदर रिलेवेंट हैं तो क्या होगा गाइज, एंड विच इज प्रोड्यूस फॉर इट्स इंस्पेक्शन, अगर कोर्ट के सामने वो हाजिर किए जाते हैं तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि वो जो बुक है वाज रिटन एंड पब्लिश बाय द पर्सन, वो जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, और एट द टाइम एंड प्लेस, किस समय और किस स्थान पर किसके द्वारा ये पब्लिश करी गई है। कोर्ट मान लेगी कि जिसके द्वारा वो बुक पब्लिश करी गई है, जिसके द्वारा वो जो बुक है वो जिस किस जगह लिखी गई है, किस समय पे जो है उसका समय क्या था, वो अगर उस बुक्स में जो बता रखा है, कोर्ट उसको मान लेगी कि हाँ ये इसी के द्वारा लिखी गई है, इस समय में इस जगह के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको इसके बारे में, इस सेक्शन के बारे में बताता हूं कि जब कभी भी माननीय न्यायालय को किसी पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के मैटर के ऊपर किसी बुक को, किसी मैप को, किसी चार्ट को रेफर करना पड़े, तो जज साहब उसको, और वो बुक, चार्ट और मैप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रिलेवेंट हैं, 5 से 55 के जो सेक्शन है उनके बीच में, तो जज साहब क्या मानेंगे कि ये बुक है ये उसी के द्वारा पब्लिश करी गई है, जो उसके अंदर पब्लिशर बताया हुआ है, उसी स्थान पे करी गई है जिस स्थान उसके अंदर बुक के अंदर बताया हुआ है, उसी समय करेगी जो उस बुक के अंदर बताया हुआ है। ठीक है गाइज, और यही उसके अंदर प्रजम्पशन कोर्ट जो है करेंगे। तो आपको ये सेक्शन समझ में आया? आप ध्यान रखिएगा, वो भगवत गीता या कुरान ले लेना वहां पे, उसको आप मेमोरी के अंदर रखना, और ये रखना कि जब कभी भी गीता को जो है कोर्ट रेफर करेगी तो उसके ऊपर प्रजम्पशन क्या लगेगी, और गीता के जो कंटेंट हैं उनको, किन किन कंटेंट को कैसे कोर्ट जो है प्रज्यूम करेगी, मानेगी, वो सब चीजें जो है गाइज इस सेक्शन के अंदर आपको बताए हुए हैं। अब गाइज अपन आगे चलते हैं। ये थोड़ी जो पिक्चर है ये ब्लर हो गई, आपको अगर सही दिख रही है तो अच्छी बात है। तो ये जो प्रेजम्पशन है ये है टेलीग्राफ के मैसेज को। पहले क्या होता था गाइज, एक टेलीग्राफ का ऑफिस होता था, आप इधर से कुछ टाइप करते थे और वो दूसरे, जहां जिस
जगह पे आपको मैसेज पहुंचाना है, तो वहां पे कोड के अंदर पहुंचता था और वो ट्रांसलेट करके आपको कहां से मैसेज आया है और वो मैसेज क्या कहना चाह रहा है वो आपको बताता था। तो ये बहुत पुराना सेक्शन है, ये एविडेंस एक्ट 1872 का है। बट तो उस समय टेलीग्राफ जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था बातचीत को कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अब तो टेलीग्राफ ही हट गया है, तो इसका इस सेक्शन अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो है कोर्ट ये मानेगी कि जिस जो मैसेज आपने टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर दिया कि ये आपको उस जगह कम्युनिकेट करना है तो उस ऑफिस से जो मैसेज दूसरे ऑफिस दूसरी जगह जो ट्रांसलेट किया गया था, वो मैसेज वही होगा जो जो ओरिजिन जहां से जो जिस प्लेस से जो आपने मैसेज भेजा है और जहां वो पहुंचा है, उसके और उसके कंटेंट में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं होगा। वो मैसेज वैसा ही रहेगा जो जो जहां से आपने भेजा है और जहां पे वो मैसेज पहुंचा है, दोनों का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। यही कोर्ट जो है प्रिज्यूम करती है। ठीक है गाइस, उसके बारे में 88 की प्रजम्पशन है। चूंकि अब टेलीग्राफ ही नहीं है तो इसका इतनी कोई अब इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो मैं अब आपको बताता हूं। जो सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो मैं अब आपको समझाता हूं। ठीक है गाइस, ये क्या कह रहा है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ए मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम ए टेलीग्राफ ऑफिस to the person to whom such message purports to be addressed correspond with the message delivered for the transmission at the office from which the message purports to be sent, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was डिलीवर्ड फॉर द ट्रांसमिशन। यानी द कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि जो मैसेज टेलीग्राफ ऑफिस के द्वारा जो है भेजा गया है वो उससे कोरेस्पोंड करेगा। किससे कोरेस्पोंड करेगा? जिस जो मैसेज जो आपने जिस जगह के लिए भेजा है, जो डिलीवर हुआ है, तो वो जो डिलीवर जो मैसेज है वो मैसेज वही रहेगा जो टेलीग्राफ ऑफिस से आपने भेजा है। और कोर्ट क्या प्रज्यूम नहीं करेगा? कोर्ट ये प्रज्यूम नहीं करेगा कि वो जो मैसेज जो भेजा गया था वो उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जो आप कह रहे हो। वो प्रज्यूम नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ इतना प्रज्यूम करेगा कि जो मैसेज आपने भेजा है वो उससे जो पहुंचा है उस मैसेज से वो कोरेस्पोंड कर रहा है। लेकिन क्या मैं नहीं करेगा? बट द कोर्ट शेल नॉट मेक एनी प्रजम्पशन एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन, कि ये जो मैसेज है ये किस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, ये न्यायालय जो है ये प्रज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, सेक्शन समझ में आ गया। अब इसी प्रकार जो है अब एक आगे का जो सेक्शन है वो 88A है। ये कहता है कि प्रजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। गाइस आज अपन जीमेल इनका यूज करते हैं, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अपन जो मेल जो टाइप करके भेजते हैं, तो जिसके पास पहुंचा है वो वही मेल होगा जो अपन ने टाइप करके भेजा है। ये सिंपल सी बात है। ये जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ और जो 2000 का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब आया, तो ये प्रोविजंस जो थे ये एविडेंस एक्ट के अंदर डाल दिए गए। तो ये भी जो है 2000 के अमेंडमेंट के बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट बने हैं। तो ये भी वही चीज है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, उसका सेक्शन 88A है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज के बारे में जो प्रिजम्पशन है वो कौन से सेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब जो आगे का जो सेक्शन है गाइस, ये कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। अगर कोर्ट के अंदर गाइज अगर कोई 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो गाइज जो कोर्ट की है कि क्या प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन मे की प्रिजम्पशन है। कोर्ट मानेगा कि अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए हुए हैं तो वो साइन उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं जिसके द्वारा उसमें डॉक्यूमेंट में बताया गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट करा गया इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये और ऑथेंटिकेट किया गया, अटेस्टेड किया गया है, तो ये ही मानेगा कोर्ट की ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसी व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, ऑथेंटिकेट किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा बताया उस डॉक्यूमेंट के अंदर है।
उसके कुछ कंडीशन है कि वो जो कस्टडी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर कस्टडी का मतलब हो गया कि जो डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति के पास रहना चाहिए वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी उसके पास लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है। आपको अभी क्लियर नहीं है तो गाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब अपने कोई मान लो अपने कोई परिवार के अंदर या कोई स्वर्गीय हो जाते हैं तो अपन उनको गंगा जी लेके जाते हैं। तो गंगा जी जब हरिद्वार जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पे एक पंडित महोदय हैं जिनके एक बही लेके बैठे हैं वो, ठीक है, जो आपकी जो पूरी पीढ़ियों का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं। उनका काम ही यही है कि आपके परिवार की पीढ़ी जो है कि भाई आपके पूर्वज कौन थे, उनका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हरिद्वार के पंडितों के पास रहता है। तो वो जो बही खाता है वो आपका कोर्ट के अंदर जो है इस सेक्शन के अंदर जो है वो कोर्ट प्रिज्यूम करती है। तो उस रिकॉर्ड को है कोर्ट मान सकती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मे की प्रजम्पशन है और वो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना है। आप देखोगे कि आपके 100 साल पहले आपके पूर्वज हरिद्वार गए थे, उनका रिकॉर्ड भी जो है इन बही खातों के अंदर रहता है। ठीक है गाइस, और ये जो बही हैं, ये बही खाते जो आपके पीढ़ियों के हैं वो सेक्शन 90 के कारण जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है गाइस, आपको सबको पता है हरिद्वार में ऐसे पंडित होते हैं जो आपके परिवार का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। वो रिकॉर्ड के ऊपर कोर्ट की मे की प्रजम्पशन है। ठीक है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, यही मानेगा कि जो व्यक्ति उसमें ये कह रहा है कि ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है तो कोर्ट यही मान लेगी कि हाँ ये इसी के द्वारा ये लिखा हुआ है। अब अपन चलते हैं इसके सेक्शन की लैंग्वेज पे। अब आपको मैं बेसिक आइडिया दे दिया कि जो 30 साल के पुराने जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर जो 90 की जो प्रजम्पशन है वो बात करती है। अब अपन इसके सेक्शन की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या है, वेयर एनी डॉक्यूमेंट्स परपटिंग और प्रूव्ड टू बी 30 ईयर ओल्ड। तो पहली कंडीशन क्या है गाइज इस सेक्शन की कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर। तो गाइज जो कस्टडी है वो कोर्ट को प्रॉपर होनी चाहिए। वो बही खाता अगर कोर्ट के अंदर आपकी पीढ़ियों का कोई लेकर के आए तो वो पंडित ही वो कोर्ट के अंदर वो बही खाता आपकी परिवार का दे सकता। आप ले जाके नहीं दे सकते हो कि लो साहब ये हमारी ये हमारी पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। आपको कोर्ट पूछेंगे कि भाई आप कौन होते हो, आपके पास कहां से आया, तो आप कहोगे कि मेरे को वो पंडित जी ने दी है। तो कोर्ट पंडित जी के डॉक्यूमेंट को जो है मानेगी बल्कि बजाय कि आपके डॉक्यूमेंट को। ठीक है गाइज, तो जिसको कोर्ट को लगे कि ये जो कस्टडी है ये प्रॉपर है, ठीक है, तब क्या होगा, देन कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर, अगर उस 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसके सिग्नेचर हैं और एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच पर्पस टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, उस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग और उस डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर कोर्ट यही मान लेगी कि इज इन दैट केस ओ पर्सन हैंड राइटिंग, कि वो उस व्यक्ति की ही हैंड राइटिंग है जो उसको डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है। और इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, तो गाइज आपको पता है कि अटेस्टेशन के अंदर जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वहां का अटेस्टेशन किस प्रकार से होता है। 2 विटनेसेस होते हैं। एग्जीक्यूशन जो है, आप जैसे कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो, आपकी रजिस्ट्री होती है, तो वो एग्जीक्यूशन जो है किस प्रकार से होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर मिलेगा। तो इस केस के अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एग्जीक्यूट किया गया है या कोई वो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट क्या मानेगी कि इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड or attested by the person by whom it purpose to be executed or attested। जो उस डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट को किसने एग्जीक्यूट करा है ये बताया हुआ है, किसने अटेस्ट किया है वो बताया हुआ है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति के द्वारा अटेस्ट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है जो व्यक्ति कह रहा है। ठीक है गाइज, इसके अंदर कोर्ट जो प्रजम्पशन करती है वो सिग्नेचर की करती है, हैंड राइटिंग की करती है, एग्जीक्यूशन की करती है, अटेस्टेशन की करती है। और क्यों करती है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना है और वो प्रॉपर कस्टडी से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है।
ठीक है गाइज, ये सेक्शन कह रहा है। अब इसके अपन चलते हैं प्रोवाइजो के ऊपर। इसके अंदर बताया हुआ है कि प्रॉपर कस्टडी क्या है, अगर प्रॉपर कस्टडी जो है वो क्या है। अब इसके अंदर बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन द प्लेस इन विच और अंडर द केयर ऑफ द पर्सन विथ हुम दे वुड नेचुरली बी। यानी वो जो पंडित जी हैं, हरिद्वार के जो पंडित जी हैं, वो ही उन डॉक्यूमेंट को रखते हैं, और उन्हीं के पास अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो वो जो कस्टडी है वो प्रॉपर है। यानी जो डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति के पास होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, तो ही वो कस्टडी जो है प्रॉपर कहलाएगी। ठीक है, बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज प्रूव्ड टू हैव हैड ए लेजिटिमेट ओरिजिन। अगर वो पंडित जी जो हैं वो कस्टडी आपको दे देते हैं, आप जाके रिक्वेस्ट करते हो कि साहब मेरा मैटर चल रहा है, मेरे को ये एक बार बही है, एक बार ले जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, तो आप दो। अगर वो पंडित जी हैं आपको वो बही खाता दे देते हैं, और वो बही खाता जो आप ला करके कोर्ट में देते हो, तो आपका जो ओरिजिन है, आपको वो डॉक्यूमेंट कहां से मिला, वो लिजिटिमेट है। ठीक है गाइज, आप कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये कस्टडी तो जो है पंडित जी के पास है, लेकिन आपको रेफर करनी थी तो पंडित जी ने आपको वो बही खाता दे दिया। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है डॉक्यूमेंट, तो उसका जो ओरिजिन जो है वो लिजिटिमेट होना चाहिए। और इफ द सर्क्यूमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर ओरिजिन प्रोबेबल, यानी सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि पंडित जी बूढ़े हो गए और उनको वो खुद आ नहीं सकते थे कोर्ट के अंदर उस बही खाते को लेकर के, इसलिए उन्होंने या तो अपने बेटे को भेज दिया या आप ही को वो बही दे दी कि यार आप ही ले जाओ, जब आपका काम खत्म हो जाए तो मेरे को ये मेरी बही खाता जो है आप ला करके वापस दे देना। ठीक है गाइज, समझ में आया? कस्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ही जो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखा गया था, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर वही व्यक्ति लेके आए, अगर दूसरा कोई व्यक्ति लेकर के आता है तो उसकी कस्टडी जो है कब प्रॉपर होगी, जब उसका ओरिजिन जो है वो लिजिटिमेट होगा। ठीक है, 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रजम्पशन है, और ये सिग्नेचर की, हैंड राइटिंग की, अटेस्टेशन की, एग्जीक्यूशन की है। कोर्ट यही मानेगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कहा गया कि इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, अटेस्टेड किया गया सिग्नेचर और हैंडराइटिंग उसी व्यक्ति के मान लिए जाएंगे जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है। फिर जो है गाइज उसकी कस्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। पूरा डिटेल में समझाया मैंने इस सेक्शन को, और आपको एग्जांपल दिया है पंडित जी के जो हरिद्वार के अंदर होते हैं। तो आप उस पंडित जी को अगर दिमाग में लेकर के चलोगे तो आपको ये जो सेक्शन 90 जो है ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, आपको बस ध्यान ये रखना है कि 4 वर्ड्स याद रखने हैं, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, अटेस्टेशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है, और 5वां वर्ड है प्रॉपर कस्टडी। आपको ये पूरा सेक्शन इजीली जो है याद हो जाएगा। अब वो 30 साल पुराना था, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर किसी ने 5 साल तक प्रिजर्व करके रखे हैं, तो वो जो प्रजम्पशन 90 की थी वो 90A के अंदर वो ही प्रज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये मान लेंगे जो वहां जो अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ गया, वहां पे सिग्नेचर था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ गया, और वो ये मान लेगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिस व्यक्ति के हैं, वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरे, उसी के जो सिग्नेचर है वो कोर्ट मान लेगी। और बस वो ड्यूरेशन का फर्क है, वहां पे 30 साल था, यहाँ पे 5 साल है। तो ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर पूछा गया है कि बताओ सेक्शन का नाम क्या है, या डॉक्यूमेंट कितने साल पुराना होना चाहिए तब 90 जो सेक्शन है उसकी प्रजम्पशन लगेगी। ये दोनों सेक्शन है गाइज, ये आपके प्री के क्वेश्चन पेपर, प्री के हिसाब से इंपोर्टेंस रखते हैं, ये जो ड्यूरेशन है। ठीक है ना गाइज, और ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से किस सेक्शन का नंबर भी पूछ सकते हैं कई बार। ठीक है, तो कितने साल पुराना होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कई बार प्रीवियस ईयर की जुडिशियल सर्विसेज के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक जो है गाइस 113A की जो प्रजम्पशन है अबेटमेंट की, ये अगर इसके अंदर कुछ कंडीशंस बताई हुई है कि अगर इन कंडीशंस के अंदर डेथ होती है तो जो हस्बैंड है उसके बारे में प्रजम्पशन करेगा कोर्ट की हाँ इसने जो हस्बैंड ने है जो अबेट किया है, मतलब उकसाया है अपनी सुसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब गाइज अपन इसको जो है एक बार इसकी जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा। ठीक है, When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband,
तो कोर्ट किस केस के अंदर 113 की प्रिजम्पशन लेगा? उस केस के अंदर अगर जिसके अंदर ये सवाल उठा है कि ये जो सुसाइड है ये हस्बैंड ने उकसाया है या हस्बैंड के जो औरत जो है उसके पति ने उसको उकसाया है आत्महत्या करने के लिए, या उसके किसी रिलेटिव ने जो है उसको उकसाया है, तब 113 ए की प्रिजम्पशन लागू होगी, अप्लाई होगी। या इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विथ इन ए पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, या उसने जो सुसाइड करी है वो जो है शादी के 7 साल के भीतर है, एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी का जो प्रोविजन है गाइज वो 498 ए है आईपीसी का, उसके अंदर पूरा क्रुएलिटी जो है वो डिफाइन किया गया है। अगर वो सारे कंडक्ट ये हस्बैंड के और जो है उन उसके रिलेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? हैविंग रिगार्ड्स टू ऑल अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है गाइज, तो इसके अंदर जो कोर्ट जो है किन किन के ऊपर प्रिजम्पशन लेगी? हस्बैंड के ऊपर प्रिजम्पशन लेगी, या जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर प्रिजम्पशन लेगी। तो कब लेगी? जब अगर या जो सुसाइड है वो शादी के 7 साल के अंदर अंदर हो गया और ये कोर्ट को लगे कि जो है जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ने सुसाइड के लिए उसको अबेट करा है कि नहीं करा। जब कोर्ट के अंदर ये मैटर हो क्वेश्चन आए, और किस केस के अंदर आए? जब कोर्ट अदर कंडीशन से ये प्रूव होता है कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने है उसको क्रुएलिटी करी है उस वुमन के साथ, तब जो है कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि हस्बैंड और रिलेटिव्स ने उस सुसाइड को अबेट किया है। और क्रुएलिटी जो है गाइज वो 498 के सेक्शन के अंदर आईपीसी के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है गाइज, ये जो चैप्टर था अपना ये पूरा का पूरा आपकी मे प्रिजम्पशन के ऊपर था। आप 114 जो सेक्शन है उसको रेफर करिएगा, उसके अंदर बताया हुआ है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ जो फैक्ट होती है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस, पब्लिक और प्राइवेट जो कंडक्ट होते हैं उनके ऊपर और नेचुरल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो अब मैं क्लास को खत्म करने से पहले एक बार आपका कंक्लूजन अपन कर लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो ऑलवेज रिबटेबल होती है। ये सेक्शन 86 से 88 और 90 ए और 113 ए के अंदर जो है कोर्ट जो है प्रिजम्पशन करता है। किन की? मे की प्रिजम्पशन करता है। मे की प्रिजम्पशन जो है ओब्लिगेटरी नहीं होती है, ये परमिसिव होती है। अगर उन कोर्ट को मानना है तो माने, नहीं माने तो ना माने, कोर्ट की मर्जी है उसके अंदर। तो इसके अंदर किन किन के ऊपर प्रिजम्पशन लेंगी गाइज? एक तो जो जुडिशियल जो सर्टिफाइड कॉपी जो है जुडिशियल न्यायालय की जो कि विदेश के हैं, या जो कोई रिकॉर्ड मैप चार्ट हैं उनके ऊपर प्रिजम्पशन लेती है कोर्ट। जो डॉक्यूमेंट 30 साल के होते हैं उनके ऊपर जो है मे की प्रिजम्पशन लगती है, या जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं जो 5 साल पुराने उनके ऊपर प्रिजम्पशन लगती है। फिर लगती है कि एक अबेटमेंट जो है सुसाइड का जो 113 ए का जो हेड है उसके ऊपर कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम करती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये मे प्रिजम्पशन का जो कंसेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए शुक्रिया गाइज, मुझे इजाजत दें, मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी और दूसरे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।